नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का असाइनमेंट। पहले हम भाग 1 को पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 2 यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये सीजी बोर्ड के द्वारा दिया गया असाइनमेंट है माह सितंबर का। तो इसमें तीसरा जो प्रश्न था, शाक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शाक थेरेपी होता क्या है। शाक थेरेपी का अर्थ होता है आघात लगाकर उपचार करना, अर्थात धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एकदम से आमूलचूल परिवर्तन हर क्षेत्र में करना। शाक थेरेपी रूसी गणराज्य में लागू किया गया और रूसी गणराज्य में इसी पद्धति से हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन वहाँ पर किया गया, जिसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व को स्थान दिया गया, वित्तीय खुलापन आया, मुक्त व्यापार आया, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया गया। शाक थेरेपी के अंतर्गत रूसी गणराज्य में निम्न प्रकार से परिवर्तन हुए, जिसमें सबसे पहला है राज्य की संपदा में पहले जो राज्य का अधिकार था, अब इस पर निजी हाथों में इसको सौंप दिया गया। फिर दूसरा है व्यावसायिक स्वामित्व में निजी लोगों की भागीदारी बढ़ी। अभी तक निजी लोगों को व्यवसाय में इनका स्वामित्व नहीं था, सरकार का ही नियंत्रण था, लेकिन अब यहाँ पर निजी स्वामित्व बढ़ने लगा। फिर सामूहिक कृषि फार्म की जगह अब निजी कृषि फार्म को बढ़ावा दिया, जिससे सामूहिक कृषि फार्म सब कोई मिलकर करते थे, जिसमें राज्य का नियंत्रण रहता था, तो इसके स्थान पर अब निजी फार्मों को बढ़ावा दिया गया। खेती जो है पूंजीवादी पद्धति से प्रारंभ की गई। तो ये शाक थेरेपी में ये जितने हम परिवर्तन पढ़े वो किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? यानी साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाने का ये सबसे बेहतर तरीका था। तो हमारे विचार से ये बेहतर सही, ये तरीका बेहतर नहीं था, क्योंकि इस तरीके के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगे। ये कौन कौन सा दुष्प्रभाव था? तो पहला दुष्प्रभाव ये था कि इसमें पूर्वी सोवियत संघ रूस का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। यानी औद्योगिक ढांचा इस बदलाव से पूरी तरह चरमरा गई, क्योंकि 90% लोगों को 90% उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। तो इससे क्या है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ही चरमरा गई। इसी को इतिहासकार इतिहास की सबसे बड़ी गराब सेल के नाम से इसको कहा जाता है। यानी इतिहासकारों के द्वारा इतिहास की सबसे बड़ी गराब सेल का इसको नाम दिया गया है। फिर दूसरा है महाबिक्री में भाग लेने के लिए जो नागरिक थे, तो अधिकांश नागरिकों को अधिकार पत्र सौंपे गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन इन नागरिकों ने क्या किया, अपने अधिकार पत्र को काला बाजारियों के हाथों में बेच दिया। क्यों बेचा? तो उनको धन की आवश्यकता थी, इस कारण अपने अधिकार पत्र को काला बाजारियों के हाथों बेच दिया और इसका फायदा उनको नहीं मिल पाया। फिर रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई, रूसी मुद्रा रूबेल, इसमें गिरावट आ गई और लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। लोग जो जमा पूंजी करके रखे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। फिर सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त होने लगी और उसके स्थान पर निजी खेती को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही और दूसरे देशों से इनको खाद्यान्न जो है आयात करना पड़ा। फिर 1999 का सकल घरेलू उत्पाद ये 1959 की तुलना में काफ़ी पिछड़ गया, यानी अर्थव्यवस्था यहाँ पर धड़ाधड़ गिरती रही। फिर पुराना व्यापारिक ढांचा टूट गया और पुराना जो व्यापारिक ढांचा था उसको तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन व्यापार करने के लिए कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। फिर एक माफिया वर्ग उभर कर सामने आया, यानी एक बिचौलिया सामने आया जो आर्थिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखकर चल रहा था। फिर आर्थिक असमानता बढ़ने लगी, अमीर और गरीब की खाई यहाँ पर दिनों दिन बढ़ती गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण दुष्परिणाम इसमें ये हुआ कि जल्दबाजी में संविधान को तैयार किया गया और इस संविधान में कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति को देश का प्रमुख बनाया गया और संसद से सारे अधिकार छीन लिए गए। यानी संसद सारे अधिकार तो नहीं, लेकिन उनकी शक्तियां एक तरह से छीन करके राष्ट्रपति को दे दी गई, जो सबसे बड़ी क्या है दुष्परिणाम के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि इससे ये हुआ कि रूस में अब राष्ट्रपति
सर्वे सर्वा हो गया, राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ गई और संसद की शक्ति कमजोर हो गई। तो ये इसका दुष्परिणाम है। इसमें अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण हैं। वैसे पिछले वीडियो में इसको पढ़ा चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, इसमें पता चल जाएगा सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण हैं। तो इसमें सबसे पहला तो ये कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला था। हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था, चाहे ऑफिस हो, घर हो, कहीं पर भी हो, कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला था। दूसरे पार्टी का यहाँ कोई औचित्य नहीं था। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, अधिकारी थे, इनकी स्थिति बढ़िया थी, बाकी लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। गोरबाचोव ने एक सुधार किया था और ये सुधार ये किया था कि अब जनता को हम अधिकार देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा लोक लुभावन वादा किया था, जनता इनके वायदे में आ गई थी और जनता का ये कहना था कि गोरबाचोव भी हमारे लिए अच्छा शासक स्थापित होगा। जनता क्या है, स्वतंत्रता की स्वाद को चख चुका था। जैसे इन्होंने अपनी नीति में वित्तीय खुलापन ये सबको प्रमुखता से स्थान दिया था, तो जनता को भी ये लगा था कि अब हमको आज़ादी मिलेगी, क्योंकि अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी के बंधन में पाते थे। लेकिन जैसे ही गोरबाचोव का कार्यकाल शुरू होता है, तो जिस गति से वो वादे किया रहता है उस वादे को पूर्ण नहीं करता है और जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो पाता है। तो इससे क्या है, जनता नाराज हो जाती है और सोवियत संघ का विघटन होता है। फिर राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। गोरबाचोव के द्वारा किए गए सुधार आंदोलन से जो सोवियत संघ के लोग हैं, इनके मन में राष्ट्रवादी भावनाएं जो है ये प्रमुखता से उभरने लगी और संप्रभुता की इच्छा का उभार होने लगा। इनको ये लगता था कि सोवियत एक गणराज्य है, लेकिन चलती रूस की है। भले हम इसमें शामिल हैं, लेकिन हमारा कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो हमको अपने आप को स्थापित करना है और यही राष्ट्रवादी भावना होती है। तो इन्होंने अपने राष्ट्रवादी भावना के कारण अपने सोवियत संघ से अलग होना उचित समझा और ये भी एक विघटन का कारण है। वैसे 4 कारण को लिखना है। फिर राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी। जो राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था है, ये अंदर से कमजोर थी। यानी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था। आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल था, वे कष्टमय जीवन जीते थे और भले ही कहने को तो यहाँ बहुत सुधार कार्य हो रहा था, लेकिन इसका लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाता था। केवल बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए लोगों को ही इसका लाभ मिल पाता था। फिर संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर खर्च। यहाँ जितने भी संसाधन थे उसका अधिकांश भाग सोवियत संघ क्या करता था, परमाणु हथियार पर खर्च करता था और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदने पर खर्च करता था। और यहाँ तक ये है कि सोवियत संघ अपने संसाधन का बहुत हिस्सा अपने पिछलग्गू देशों के ऊपर भी खर्च करता था। तो इससे क्या है, सोवियत गणराज्य में जो शामिल देश है वो नाराज हो गए। अपने देश का विकास नहीं करना है, बल्कि दूसरे देशों को ही सहायता करता था। अब पिछलग्गू देशों का इसलिए सहायता करता था क्योंकि उसके साथ ये बराबर बने रहे, अमेरिकी खेमे में न जा सके। अफगानिस्तान के मामले में ऐसा हुआ, अफगानिस्तान को हर संभव सोवियत संघ सहायता दे रहा था। अपने घर की स्थिति को नहीं देखते हुए अफगानिस्तान की सहायता कर रहा था और इसी सहायता देने के बाद ही सोवियत संघ का विघटन होता है। तो ये भी एक कारण था। और औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। भले ही सोवियत संघ अमेरिका को परमाणु, अंतरिक्ष के मामले में बराबर टक्कर दे रहा था, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी देशों से वो काफ़ी पिछड़ रहा था। जो सोवियत संघ पहले अपने देश से वस्तु का निर्यात करता था, अब खाने पीने की वस्तु की कमी हो गई और इसी वस्तु को अब उसको दूसरे देश से आयात करना पड़ा। तो इससे क्या है, सोवियत संघ में शामिल गणराज्य नाराज हो गए और सोवियत संघ का एक विघटन का कारण बनता है। इसमें अंतिम प्रश्न है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण कोई 4 लिखिए, ऐसा करके है। तो भारत स्वयं क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण क्यों हुआ है, तो इसको हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में बंटता है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। एक पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी गुट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं, नवोदित राष्ट्र के रूप में उदय होते हैं। अब इनके समक्ष ये स्थिति है कि या तो वो अमेरिकी गुट में शामिल हो या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो।
भारत भी नए उदय राष्ट्रों में एक था। अब भारत को भी या तो अमेरिका में शामिल होना पड़ता था, रास्ता यही था। मास्को का कहना था ना कि विश्व के सम्मुख दो ही सड़कें थी, एक जाती थी मास्को की और एक जाती थी वाशिंगटन। मास्को मतलब रूस की राजधानी और वाशिंगटन मतलब अमेरिका की राजधानी, तीसरी कोई सड़क नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में भारत ने तीसरी सड़क का निर्माण किया। भारत सहित कुछ और अन्य देश के लोग थे, जैसे इंडोनेशिया है, घाना है, मिस्र है, यहाँ के शासनाध्यक्ष थे। तो इन्होंने तीसरी सड़क का निर्माण किया और ये तीसरी सड़क कहलाया गुटनिरपेक्षता की नीति, जिसमें दोनों गुटों में शामिल न रहते हुए एक स्वतंत्र गुट का निर्माण करना, ये सही मायने में गुटनिरपेक्षता की नीति थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इन देशों का विश्व राजनीति में दिलचस्पी कम होगा या विश्व राजनीति से दूर हो जाएंगे। विश्व की राजनीति में इनकी सदैव नज़र बनी रहेगी। यदि उनको लगेगा कि जो देश गलत कर रहा है तो उसका विरोध करेंगे और जो सही कर रहा है उसका साथ देंगे। ये सही मायने में गुटनिरपेक्षता की नीति थी। तो भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाए जाने के कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहले तो विश्व शांति की इच्छा। भारत शुरू से ही विश्व शांति का प्रबल रहा है। हमारे इतिहास उठाकर देख लें तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने विश्व शांति की प्रबल इच्छा जाहिर की। यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो इन गुटों को और बढ़ावा मिलता और विश्व में जो शांति स्थापना की कल्पना किया जा रहा था वो कभी संभव ही नहीं था। इन्हें दोनों गुटों की शक्ति बढ़ते चली जाती। जितने नवोदित राष्ट्र थे या अमेरिका में शामिल होते या रूस में सोवियत संघ में शामिल होते, तो इससे क्या होता, चाहे अमेरिका की शक्ति बढ़ती, सोवियत संघ की शक्ति बढ़ती और दोनों देश और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें दोनों देशों की जो ये एक दूसरे से होड़ मची हुई थी, इस पर कुछ हद तक लगाम मचा और विश्व शांति की इच्छा यहाँ पर सब भारत के मन में भी जागृत हुई और इसके साथ साथ भारत ने विश्व में भी विश्व शांति बरकरार करने में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर सैनिक गुटों से पृथक रखना। द्विगुटी व्यवस्था के कारण विश्व में नाटो, सिंटो, सीटो ये सब सैनिक गठबंधन बन रहा था। वार्सा पैक्ट यानी ये सब सैनिक गठबंधन है। तो भारत ये नहीं चाहता था कि हम सैनिक गठबंधन में शामिल हों। अब जब सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं होना है तो इसके लिए नई नीति अपनानी होगी और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। फिर स्वतंत्र विदेश नीति की संचालन की अवधारणा। भारत के मन में ये था कि हम स्वतंत्र विदेश नीति बना करके चलेंगे। एक तो हम अंग्रेजों का गुलाम थे, अभी अभी आज़ाद हुए थे, और दूसरा यदि हम किसी गुट में शामिल होते तो फिर उस देश के पिछलग्गू होकर के हमको चलना पड़ता। उस देश के हिसाब से हमको अपनी विदेश नीति का संचालन करना पड़ता। तो भारत ये नहीं चाहता था कि हम दूसरे देश के कहे हिसाब से अपनी विदेश नीति का संचालन करें। हम अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाएंगे, ये भारत की नीति थी। और इसी कारण भारत दोनों गुटों में शामिल न रहते हुए अपना अलग गुट बनाना उचित समझा। फिर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसको ध्यान से समझिए। यदि भारत अमेरिका के गुट में शामिल होता या सोवियत संघ के गुट में शामिल होता तब क्या होता? चूँकि भारत क्या है, अभी अभी आज़ाद हुआ था, भारत को बहुत सारी जो बात है वो विरासत में प्राप्त हुई थी, जिसमें हमको बहुत सारा उधारी छूटना था, कर्जा छूटना था। भारत का बंटवारा हुआ था, दंगा फसाद हो रहे थे, भारत अभी औद्योगिक मामले में पिछड़ा हुआ था। इन्हें कुल मिलाकर के भारत को अपना आर्थिक विकास करना था। अब यदि भारत अमेरिका में शामिल होता, अमेरिकी गुट में शामिल होता, सोवियत संघ उसको सहायता नहीं देता, और यदि सोवियत संघ के गुट में शामिल होता तो अमेरिका और उसमें शामिल जो देश हैं उसके गुट में वो कभी सहायता नहीं देते। और भारत को चाहिए थे दोनों देशों की सहायता, आर्थिक सहायता, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए विश्व में। इसीलिए भारत ने मध्यम मार्ग अपनाया। उसने दोनों गुटों में शामिल न रहते हुए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका परिणाम ये हुआ कि समय समय पर हमको अमेरिका से भी आर्थिक सहायता मिली, उसके अमेरिका गुट में जो शामिल देश हैं उनसे, और दूसरे में सोवियत संघ और उसके जो गुट में शामिल देश हैं उनसे भी हमको आर्थिक सहायता मिलती गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति के कारण। और फिर शीत युद्ध को टालने के लिए, जो अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था, उसको टालने के लिए भी भारत ने एक अलग नीति का
निर्माण किया। और नैतिक कारण, भारत नैतिक कारणों से भी, क्योंकि किसी गुट में शामिल होता तो वो गलत कर रहा है तो भी उसका समर्थन करना पड़ता, सही कर रहा है तो भी उसका समर्थन करना पड़ता। यदि गलत का समर्थन करता तो भारत का स्वाभाविक है नैतिक पतन यहाँ पर दिखाई देता। तो भारत नैतिकता की दृष्टिकोण से भी गुट निरपेक्षता की नीति को अपना करके चला है। तो इसमें 4 पॉइंट को लिखना है, 4 पॉइंट आप छाट लेंगे अपने हिसाब से और उसको फिर लिख लेंगे। आज बस इतना ही, और बाकी अब हम अगले वीडियो में जो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।